प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग निर्णय बैच पढ़ रहे हैं और निर्णय बैच में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं। और एनसीईआरटी की क्लास में आज जो हमारा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है अध्याय 14। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप में शोषण। आपको बताते चलें कि इससे पहले हम लोग 13 अध्याय पढ़ चुके हैं और 13 अध्याय का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, निर्णय बैच से आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। बात कर रहे हैं इसके बाद इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो इस पर एक नज़र डालने। तो यहाँ पर अगर हम नज़र डालेंगे तो आपको 1 मिनट, थोड़ा सा इसको 1 सेकंड रुकिए। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्लियर, मुझे लगता है। तो यहाँ पाएंगे तो क्या पादप सांस लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन या जो दूसरी टॉपिक हमारी रखी गई है वह टॉपिक हमारी है ग्लाइकोलाइसिस। और तीसरी जो टॉपिक है किण्वन है। चौथी टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी शोषण। पांचवी टॉपिक है श्वसनीय संतुलन चार्ट। और उसके बाद है आपकी छठी टॉपिक जिसे कहते हैं एम्फीबोलिक पाठ्यक्रम और सांस गुणांक। ये हमारी सातवीं टॉपिक है। यानी इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 से 3 वीडियो में कवर करें। फिर भी आज का हमारा प्रयास है कि आज हम लोग पहली टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, क्या पादप सांस लेते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है आज की इस टॉपिक का। आपको बता दें पादप शोषण वाले चैप्टर की जो वैल्यू है टीजीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से 2 से 5 प्रश्न की वैल्यू है। और इस 2 से 5 प्रश्न की वैल्यू के लिए इस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है बल्कि रट जाना है, और इसमें से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगी हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रैक्टिस पेपर भी, तो उसमें हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर करना है, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और पहला प्रश्न आपके सामने, हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। जैसे हम लोग लिविंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, जब सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे, जीवित के सामान्य लक्षण। तो वहाँ पे हमने पढ़े थे कि हम लोग जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? कह रहा है कि अगर सांस लेना है तो ठीक है सांस लीजिए, लेकिन सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, ये हमसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या सभी जीवधारी चाहे वह पादप हो या सूक्ष्म जीव हो सांस लेते हैं? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यदि ऐसा है तो फिर कैसे लेते हैं? इतने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। खास करके हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न के आधार पर फिर चैप्टर का जो है क्रम आगे बढ़ा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण यानी जो भोजन का पाचन होता है उसे अवशोषित करना, परिवहन भोजन में प्राप्त ऊर्जा को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, गति यानी शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जाना गति कहलाता है, प्रजनन बच्चे पैदा करना जैसे कार्य करने हेतु तथा यहाँ तक कि सांस लेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इवन सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब शरीर में इतनी कम ऊर्जा रह जाती है कि हम सांस भी नहीं ले सकते, ऐसी स्थिति में हमारी मौत हो जाती है। यानी सांस लेने में भी ऊर्जा नष्ट होती है, ये बात आप जानते रहिए। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा भोजन में कैसे परिवर्तित होती है या कैसे प्राप्त होती है, इसको भी बताना है। यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है, यह भी बताना। क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में समांतर ऊर्जा मिलती है? तो मैंने आपको जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको हमने बताया था कि सभी पदार्थों में बराबर ऊर्जा नहीं मिलती, सब में अलग अलग मिलती है। और आपको इसको जानना भी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट में अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं पे अगर जो है 1 ग्राम फैट का पाचन होता है तो 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो सभी भोज्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। क्या पादप भोजन करते हैं? पादप या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगर पादप भोजन करते हैं तब तो कौन सा भोजन करते हैं पूछा जाएगा। लेकिन अगर भोजन नहीं करते हैं तो इनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कौन सा भोजन करते हैं, यह भी आपको बताना है। उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों को आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थों से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता होती है। हम यह समझने का प्रयास करें कि यह कैसे होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ बृहद अणुओं को में ऑक्सीकरण से प्राप्त होती हैं, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं।
केवल हरे पादप और नील हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में परिवर्तित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाएं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कह रहा है हमें भी याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में सभी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, लेकिन वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे सभी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। चूंकि हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक और कोशिकाएं हरी नहीं होती, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसीलिए खाद्य पदार्थों का आहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसीलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष यानी शाकाहारी या अपरोक्ष यानी मांसाहारी से प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कि कवक मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोश की श्वास अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, यूकैरियोटिक में। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक मिनट। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और वहीं पे यह संपन्न होता है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं के विघटन में कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वह भी यूकैरियोटिक कोशिका में ही होता है। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए, कार्बन कार्बन जो बंध बना है उसे तोड़ने के लिए ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण होने पर प्राप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना श्वास कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। प्रायः कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका के साथ मुक्त नहीं होती। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अपक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधी उपयोग में नहीं आती, यह संभवतः नहीं हो सकती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी यानी जहाँ भी आवश्यकता होती ये टूट जाती हैं। इस कारण एटीपी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी कोशिकाओं के लिए क्या करती है? ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यकता प्रक्रियाओं का उपयोग में आती हैं। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका के दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में कार्य करते हैं। क्या पादप सांस लेते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पौधे सांस लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। कह रहा कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कह रहा पौधे जो होता है क्या लेते हैं? ऑक्सीजन की। पौधों में भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिएगा, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि इनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र और वातरंध्र पाए जाते हैं, यानी स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है, आप जानते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन
बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान में बहुत अधिक मांग नहीं होती है। पादप में विभिन्न भागों में मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, जबकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती। पादपों में प्रत्येक जीवित कोशिका पादपों की सतह में बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठी तने और मूल के लिए क्या होता है। तने में सजीव कोशिकाएं छाल या छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इनमें भी छिद्र होते हैं, इन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं तथा अतः पादपों में अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती, जहां पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका के दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा पानी का यहाँ पे और ऊर्जा बाहर निकलती। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर के छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, इसमें जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनमें निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण से में उपयोग में आ जाती हैं। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अब क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रत्येक कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिलती जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्सी यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अनेक को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पी अनाक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनाक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पी होती। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और प्यारे मित्रों, आपको बता दें, ग्लाइकोलिसिस अपने आप की एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं एक आपका टीजीटी पीजीटी, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।